हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए इनिशिएटिव द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस में। इस चैनल पे हम सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज में करने वाले हैं और आजकल हम लोग इस एनसीईआरटी सीरीज को शुरू कर चुके हैं। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में हमारा चैप्टर फिफ्थ है, ये क्लास नाइन्थ का, जिसमें हम लोग आज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में भी जानकारी चाहिए तो वो आप हमारे प्ले स्टोर में जाके दी जियो इकोलॉजिस्ट के नाम से हमारा ऐप है, उस पे आप चेक कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, या तो हमारे वेबसाइट दी जियो इकोलॉजिस्ट डॉट कॉम पे भी जाके हमारे पेड कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। बट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो बाकी बच्चों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टडी नाउ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, जो हमारा चैप्टर 5 है, क्लास नाइन्थ का। ये आपका ज्योग्राफी है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया जो है हमारा कंट्री, इसको बताया गया है कि एक मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन है वर्ल्ड का। तो ये वन ऑफ दी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बताया गया है, लेकिन याद रखिए ये 12 नहीं है, अब ये इसका नंबर 17 हो चुका है। और अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर, वो इसकी लिस्ट बनाता है और इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो उसने दो क्राइटेरिया बना रखा है कि किसको कहेंगे मेगा बायोडाइवर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो गौर करिए कि 10% जो लैंड है हमारा वर्ल्ड का, वो 70% वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैरी करता है। तो ये जो एरियाज हैं वर्ल्ड में कुछ खास, वो मेगा बायोडाइवर्स एरियाज हैं, वहां डाइवर्सिटी बहुत है स्पीसीज की। तो यहां पे आप देखेंगे जहां पे 5,000 एंडेमिक स्पीसीज हो कम से कम, एंडेमिक मतलब वैसी स्पीसीज सिर्फ वहीं मिलती हो और कहीं नहीं मिलती हो, और अगर उसके पास एक मरीन इकोसिस्टम भी हो इन दी बॉर्डर एरिया, उसके खुद के बॉर्डर के अंदर अगर मरीन इकोसिस्टम हो और 5,000 से ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज हो, तब उस जगह को हम मेगा बायोडाइवर्स रीजन कहेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये बात यहां पे गौर करने वाली है। तो बताया गया है कि इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज से ज्यादा है हमारे पास और 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है इंडिया में। फर्दर आप देखेंगे कि 6% जो है ये वर्ल्ड का फ्लावरिंग प्लांट को इंडिया यहां पे शेयर करता है। अब फर्दर आप देखेंगे इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर। तो ये बताता है इंट्रोडक्शन हमारे कंट्री के कि हमारा कंट्री कितना डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब जो ये शब्द मैंने यूज किया फ्लोरा एंड फौना, ये बड़ा कॉमन वर्ड आप देखेंगे, फ्लोरा एंड फौना यूज किया जाता है बायोजोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को फ्लोरा से डिनोट करते हैं, और कितने एनिमल के वैरायटीज हैं उसको फौना से डिनोट करते हैं। तो ये फ्लोरा फौना जो है बड़ा कॉमन वर्ड है यूसेज का। और एक शब्द यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में इस्तेमाल किया गया है कि नेचुरली अकरिंग वेजिटेशन कम्युनिटी जो है, जिसमें अभी तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई इंसानों के द्वारा या और किसी गतिविधि के द्वारा, उसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा गया है। तो वर्जिन वेजिटेशन इज विच इज प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज। तो इनको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। लेकिन वहीं पे जो आउटसाइड इंडिया से आए हैं उनको एग्जॉटिक प्लांट्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुछ शब्द हैं यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट से शुरुआत में दिए गए हैं। फर्दर आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं इंडिया में जिसकी वजह से इंडिया मेगा बायोडाइवर्स रीजन है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं इंडिया का, तो रिलीफ फैक्टर जो हम कहते हैं, लैंड फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लैंड जो है हमारा, राइट फ्रॉम माउंटेनस लैंड से लेके प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट, ये एक डाइवर्सिटी देता है हमारे कंट्री को। वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन्स एंड एरियाज, जहां पे कहीं प्लांटेशंस हैं, कहीं वुडलैंड है, कहीं नेचुरल वेजिटेशन के डिफरेंट वैरायटी मिलती है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है।
और फर्दर आप देखेंगे तो सॉइल इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी का है। तो सॉइल जो है वो भी बहुत ज्यादा वैरी करता है, माउंटेनस सॉइल से लेके डेजर्ट सॉइल तक, जहां पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस उगता है। और वहीं से आप अगर डेल्टा के वेजिटेशन में जाएंगे तो आपको मैंग्रोव्स भी देखने को मिलता है। तो मतलब ये है कि हमारा इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी अगर इसको कहें, वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे इसको देखा जाता है। इसीलिए ये 17 टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है। फर्दर आप देखेंगे फैक्टर में तो क्लाइमेट के फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर याद कीजिए हमने इंडिया का जो एक्सटेंट देखा था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द ये वाला एरिया जो हमारा इक्वेटर और कैंसर के बीच में मोस्ट ऑफ द कंट्री है और थोड़ा सब ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल नेचर होने की वजह से यहाँ पे बहुत रिचनेस आपको मिलेगी हमेशा। तो टेम्परेचर जो है और प्रेसिपिटेशन वो इस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया का ऐसा होता है कि उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स को इंसोलेशन चाहिए, लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ट्रॉपिक्स में होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ सनी डेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लगभग 300 दिन का हमारे पास सनी डे होता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हिमालयन रीजन से जो हमारा पेनिनसुलर रीजन तक आपको वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर के जोनेशंस भी दिए गए हैं वेजिटेशन जोन्स के बाद। तो आप देखेंगे वेजिटेशन जोन्स में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन जोन है। और इसमें मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर और इसके रिमार्क्स भी दिए गए हैं। तो आप देखेंगे 24 डिग्री एवरेज है ट्रॉपिकल एरियाज का, सब ट्रॉपिकल का 17 से 24 है, टेम्परेट का 7 से 17 है। और एल्पाइन जो है जहां पे बर्फ पड़ती है वो 7 डिग्री सी वाला एरियाज है, जहां पे और विंटर में टेम्परेचर और मिनिमल टेम्परेचर और नीचे माइनस में भी चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और इसके आधार पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेजिटेशन उगते हैं। तो आप देखेंगे उसके हिसाब से बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। और सनलाइट जो है, जिसको मैं कह रहा था फोटो पीरियड भी इसको कहा जाता है, जो हमारा 300 दिन से ज्यादा का जो सनी डेज होता है, तो इसको कहते हैं फोटो पीरियड। ये एक वेरिएशन है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में। और इसमें आप देखेंगे ये लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड और सीजनैलिटी और ड्यूरेशन ऑफ द डे, यहां पे ये 4 फैक्टर दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएशन जो सनलाइट में होता है वो किन किन फैक्टर की वजह से होता है? एक तो लैटिट्यूडनल पोजीशन की वजह से, कितने लैटिट्यूड पे कौन सी जगह है, ऑल्टीट्यूड यानी हाइट कितना है मीन सी लेवल के ऊपर, और कौन सा सीजन है, और ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना है, लंबा दिन है या छोटा दिन है, ये बहुत मैटर करता है इन सब बातों के लिए। फर्दर टेम्परेचर के बाद हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन का क्राइटेरिया। तो आपको अगर याद हो क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ लिया था कि इंडिया एक मॉनसूनल कंट्री है और यहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न है वो थोड़े से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेजिटेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो मॉनसून जो है आपका जून से सितंबर, और उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून जो है जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं, तो ये दोनों मिला के आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारा वेजिटेशन थिक कवर से लेके स्पार्स तक एक पूरा रेंज है हमारे पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बहुत सारा लाइवलीहुड पैटर्न, हमारा कम्युनिटी, हमारे लोगों का रहन सहन, बहुत चीजों को हम एनवायरनमेंट से एज अ रिसोर्स लेते हैं। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई है आपस में। तो यहां पे कहा गया है कि फॉरेस्ट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बार बार उग जाता है, आप एक बार अगर उससे इस्तेमाल भी कर लें तो दोबारा उग सकता है, रिन्यू किया जा सकता है उसको। लेकिन कहा गया है कि ये लोकल क्लाइमेट को, सॉइल इरोजन को, स्ट्रीम फ्लो को, इन सारी बातों को रेगुलेट करता है। तो वेजिटेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर वेजिटेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कुल मिला के ये सब जो है इंटीग्रेटेड है आपस में, अगर आप इसको गौर से देखेंगे। और यहां पे बताया गया है कि इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बहुत ज्यादा चेंजेस के थ्रू भी जा रहा है, गुजर रहा है। पिछले कुछ डेकेड्स में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा जो है वो हमने इंट्रूड किया है नेचुरल इकोसिस्टम में, क्लियर किया है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स को बता रही है हमारे नेचुरल वेजिटेशन के। और इसमें ओवर ग्रेजिंग की इश्यूज भी देखी गई है। तो अगर याद हो बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में वन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है इस क्षतिपूर्ति को कंप्लीट करने के लिए, बेटर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है।
तो अगर आप एक डेटा देखें यहाँ पे, इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का दिया गया है। फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वो 21.67% बताया गया है। और याद रहे, नेचुरल वेजिटेशन जो है हमारा टोटल कवर जो है वो 24.56 हो चुका है लास्ट रिपोर्ट तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हमको अचीव कितना करना है। तो हमें 33% कम से कम अचीव करना है अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि यहां पे अभी भी बहुत ज्यादा टारगेट बाकी है। फर्दर आते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि एक इंडिया का रिपोर्ट दिया हुआ है 2013-14 का, जो कि अब पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी एक आइडिया जरूर दे देता है एनसीईआरटी कि कौन से स्टेट में वेजिटेशन का क्या लेवल है, यानी कहां कहां कमी है। तो आप देखेंगे बिहार में, गुजरात हरियाणा में, पंजाब राजस्थान में, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बाकी स्टेट्स में फिर भी आप देखेंगे बेटर है सिचुएशन। अब अरुणाचल में बहुत ही अच्छा सिचुएशन दिख रहा है, मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड में बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स दिख रहे हैं इस ग्राफ में, यहाँ त्रिपुरा में और भी कुछ एरियाज में आपको दिख रहे हैं। तो जहां जहां पे ये टावर छोटे दिख रहे हैं, मतलब एरिया अंडर परसेंटेज जो हम कह रहे हैं ये कम है, वहां पे बेटर करने की जरूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो है हमारा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो आपने गौर किया कि जो ये क्राइटेरिया था हमारा कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के वेरिएशन के हिसाब से और रिलीफ फीचर यानी लैंड और सॉइल के हिसाब से और लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए इंडिया में डाइवर्सिटी है वेजिटेशन का। तो कितने सारे डाइवर्सिटी है, इसको कैसे जानेंगे? तो क्लासिफिकेशन को पढ़ के जानेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है वेजिटेशन को। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस है दूसरा, तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, चौथा है मॉन्टेन एंड फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 मेजर वैरायटी है और इन सब के अलावा थोड़े ट्रांजिशनरी स्पीसीज भी होते हैं और भी कुछ अनडिफाइंड स्पीसीज भी हैं, कुछ एग्जॉटिक स्पीसीज भी हैं। तो मेजर जो हमारा कैटेगरी है वो ये 5 कैटेगरी है। तो अगर आप देखेंगे इन पांचों कैटेगरी को वन बाय वन, तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखेगा। नाम में ही है, ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाएगा और एवरग्रीन होगा नेचर में, मतलब ये हमेशा ही ग्रीन दिखेगा। तो आपको ये कौन से एरियाज में दिखेगा? तो वेस्टर्न घाट में दिखेगा, आइलैंड के ग्रुप्स हैं हमारे वहां, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, अपर असम में, तमिलनाडु में, इन एरियाज में आपको ये देखने को मिलता है, जिसका कैनोपी कवर हमेशा ऐसे ग्रीन आपको दिखेगा और बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो ये खास करके उन एरियाज में पाया जाएगा। अगर आप रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया देखें तो 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल जिन एरियाज में होता है वहां आपको ज्यादातर ऐसे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसमें गौर करेंगे कि हाइट 60 मीटर तक भी चला जाता है पेड़ों का यहाँ पे, और बहुत लग्जूरियंट वेजिटेशन होता है, ट्री, श्रब्स, क्रीपर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। फर्दर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे ये मैप दिया गया है उन्हीं 5 कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ कैटेगरीज मेंशन्ड है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन डीप ग्रीन से दिया गया है, डेसिडुअस उससे थोड़ा लाइट, फिर यहाँ थोड़ा सा ये जो शेड है, और माउंटेन फॉरेस्ट का, फिर मैंग्रोव, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन को अगर आप देखें तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा मेजरली, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है। और इधर कुछ घाट एरियाज जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, ये मेजर एरियाज हैं अपार्ट फ्रॉम आइलैंड्स। उसके बगल वाला जो एरिया आपको देखेंगे वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया होगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस का एक खासियत होता है, वो इतना ज्यादा रेनफॉल उसको नहीं चाहिए, थोड़ा कम रेनफॉल वाले एरियाज में होगा। और क्योंकि ये डेसिडुअस है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये अपने पत्तों को शेड करता है, लीव्स को छोड़ता है सीजन में और नए पत्ते आते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन नहीं होता। और इसमें वेट और ड्राई दोनों कैटेगरी के होते हैं, यानी थोड़े से ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में और थोड़े से कम रेनफॉल एरियाज में। और नाम है माउंटेन, यानी माउंटेनस एरिया, हिली एरियाज में कहां मिलेगा? तो आप देखेंगे ये डोमिनेटेड है हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हिल्स है हमारे पास। और मैंग्रोव आपको ऑफ कोर्स कहां पे दिखेगा? तो जो कोस्टल एरियाज होगा वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, यानी कि हमारे कोस्टल रीजन्स में, खास करके जो सुंदरबन रीजन है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा महानदी डेल्टा है और अदर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि थॉर्न और स्क्रब सबसे कम जहां पे रेनफॉल हो उन एरियाज में मिलेगा। तो आप जैसे जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे, गुजरात राजस्थान की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको वो वेजिटेशन खास करके
देखने को मिलेगा, ये आप मैप के थ्रू एनालाइज करके बता सकते हैं। तो आइए इसी को हम टेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस के बारे में दिया गया है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बारे में कहा गया है कि ये 200 से लेके 70 के अंदर अगर होगा रेंज तो यहां पे आपको दिखेगा। और ट्रीज जो है वो शेड करती है लीव्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये 6 से 8 वीक तक जो है ऐसा सिचुएशन होता है, खास करके ड्राई समर में। और बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको मॉइस्ट और ड्राई डिसिडुअस में भी डिवाइड किया गया है। तो अगर आप देखें यहां से 200 से लेके 100 सेंटीमीटर वाला रेनफॉल जो है ये इसको चाहिए। 200 से ज्यादा रेनफॉल अगर होगा तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन कैटेगरी में चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रीजन, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में, वेस्टर्न घाट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला फॉरेस्ट। और इसमें कुछ खास स्पीसीज होती हैं, ये नाम याद रख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे बैम्बू, साल, टीक जिसको हिंदी में आप सागवान भी कहते हैं, और शीशम का पेड़, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये जितने भी हैं ये सारे पेड़ जो हैं ये डिसिडुअस टाइप में आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ड्राई डिसिडुअस तो थोड़ा पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाएंगे तो 100 से 70 सेंटीमीटर वाला सेंट्रल इंडिया में जो आपको देखने को मिलेगा, खास करके आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में, कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे टीक, साल, पीपल, नीम ये सारे उगते हैं। इनको बहुत मॉइस्चर नहीं चाहिए लेकिन एक गिवन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए। तो इन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ये फौना के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप आएंगे अगर थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब में, जैसा कि हमने देखा, तो ये 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल और या उससे कम हो जिन एरियाज में, ड्राई एरियाज में मिलने वाले हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्पीसीज के मामले में एकेशिया पाम, तो एकेशिया निलोटिका जो बबूल का पेड़ है आपका, पाम है, यूफोर्बिया है, कैक्टस है, ये सब कॉमन स्पीसीज आपको ड्राई एरियाज में मिलेंगे। और एनिमल्स भी आपको जो होल करके जमीन में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बरोइंग एनिमल्स, वो आपको राइट, माइस, रैबिट, फॉक्स और कुछ और जो ऊपर जमीन पे रहते हैं, वुल्फ, टाइगर, लायन, ये सारे आपको कॉमनली दिखेंगे। लेकिन हॉर्सेस एंड कैमल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, और खास करके कैमल जिसका एडेप्टिव कैपेबिलिटी होता है, जो कम पानी पी के बहुत समय तक रह सकता है, शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं अगर याद हो आपको। तो ये सब चीजें वहां मिलती है। फर्दर आप देखेंगे माउंटेन एरियाज में, मॉन्टेन कहा गया है, तो इसको माउंटेन मत लिखिएगा, जो वर्ड यूज किया जाता है वो मॉन्टेन कहा जाता है कैटेगरी को। तो माउंटेन फॉरेस्ट आपको कहां मिलेगा, जहां पे आपका एलिवेशन, ऑल्टीट्यूड फैक्टर 1000 से 2000 मीटर वाला रेंज में होगा। यहां पे आपको ओक, चेस्टनट ये सब डोमिनेट करता है। 1500 से 3000 मीटर एरियाज में टेम्परेट फॉरेस्ट वाला हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर और थोड़ा कम है, तो यहाँ आपको पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, केदार ये सब मिलता है। और इसके ऊपर जब आप चले जाएंगे तो फिर आपको सबसे फाइन निडल लीफ जो शेप होता है वो वाला आपको करीब 3600 मीटर पे आपको मिलेगा। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि 3600 मीटर्स के ऊपर आपको पेड़ नहीं मिलते, सिर्फ छोटे वेजिटेशन स्क्रब्स मिलते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि इंडिया में आप अगर जाएंगे तो इसको ट्री लाइन कहते हैं। एवरेज ट्री लाइन अभी हमारा लगभग लगभग 3600 मीटर के आसपास माना जाता है, और स्नो लाइन लगभग लगभग 3900 मीटर्स के ऊपर। ये ट्री लाइन और स्नो लाइन क्या है, इस लाइन के ऊपर वेजिटेशन नहीं मिलेगा, वो आखिरी लाइन है ट्री लाइन, और इस लाइन के ऊपर स्नो मिलेगा, मिलना शुरू होगा, वो है हमारा बेस लाइन फॉर जी स्नो। तो ये कई बार चेंजेस होता है डेटा में, ये बदलता रहता है, लेकिन ये एक एवरेज आइडिया आपको दे देता है कि कहां मिलेगा। और इसमें आपको खास करके देखेंगे माउंटेन फॉरेस्ट में नोमैडिक ट्राइब्स, जैसे वन गुर्जर्स हैं, बकरवाल हैं, गद्दीज जिनको हम कहते हैं। तो गद्दीज ट्राइब आपको दिखेंगे जो अपने भेड़ बकरियों को पालते हैं और सीजन में पहाड़ों में जाते हैं, तो आपको इनको देख सकते हैं। और इन फॉरेस्ट में आपको स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, ये सारे जो है, रेड पैंडा, शीप, गोट, ये सब मिलते हैं। और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में भी, और इनमें से कुछ को हम एनिमल रियरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट पे अगर आ जाएं तो ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मड और सिल्ट जहां पे जमा होता है नदियां, तो उस एरियाज में आप देखेंगे कुछ प्लांट सबमर्ज्ड होते हैं अंडर वाटर, और उनका रूट जो होता है वो बाहर निकला होता है, इसको एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं कई बार। तो इसमें आप देखेंगे गंगा महानदी के डेल्टा में, कृष्णा गोदावरी कावेरी के डेल्टा में आपको ये कॉमनली मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा जो
पेड़ होते हैं उन कुछ खास कैटेगरी के पेड़ मिलेंगे जो कि और बाकी जगह पे कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो पाम, कोकोनट, उसके अलावा केवरा, अगर, ये सब कुछ कॉमन है डेल्टा एरियाज में ग्रो करने वाले। और हमारा जहां तक बायोडायवर्सिटी में फौना का सवाल है, तो रॉयल बंगाल टाइगर एक बहुत फेमस है हमारा इस रीजन में मिलने वाला। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये सब भी इन मैंग्रोव्स में हमें मिलते हैं। तो ये सारा जो है कैटेगरी हमारा बना हुआ है। इसके अलावा इसमें एक बॉक्स दिया है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इंडिया में। इसको भी आप देख सकते हैं कि 2000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हैं जो आयुर्वेदा में बताए गए हैं, और 500 तो हमारे रेगुलर यूज में है। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट जो है यूएन का, इसमें 352 मेडिसिनल प्लांट्स का नाम दिया गया है। 52 जिसमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, और 49 इंडेंजर्ड है। तो देखेंगे अगर कुछ नाम, तो सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, इस सब का बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है जो कि दिया गया है, जो आप यहां से देख सकते हैं। और फर्दर अगर आप आए वाइल्ड लाइफ, तो इससे पहले जितना भी हमने देखा वो वेजिटेशन, वो फ्लोरा किंगडम था। अब वाइल्ड लाइफ इंडिया में बहुत रिच है, जैसा कि हम जानते हैं 90,000 से ज्यादा एनिमल स्पीसीज है, 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, एंड 13% ऑफ वर्ल्ड टोटल स्पीसीज आपको देखने को यहां मिलता है। तो अगर आप देखेंगे फिश में भी 2500 से ज्यादा स्पीसीज है, 2546 की बात कही गई है। और ये 5 से 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियन, रेप्टाइल और एनिमल को हम शेयर करते हैं। मतलब हम मेगा बायोडाइवर्स रीजन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में फौना के लिए भी, नॉट जस्ट वेजिटेशन। तो एलिफेंट्स, मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल की बात हम करते हैं जब मैमल्स की, तो ये मिलते हैं आपको असम में मिलेंगे, कर्नाटका में, केरला में। और आपको देखेंगे वन हॉर्न राइनो जो है बहुत फेमस है, काजीरंगा असम में, वेस्ट बंगाल में। और एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और कैमल बहुत फेमस है। इंडिया में बाइसन, नीलगाय जिसको ब्लू बुल कहते हैं, चौसिंघा, फोर हॉर्न एंटीलोप, गजेल, ये सब बहुत फेमस जानवर है जो हमारे कंट्री में मिलते हैं। और यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो फर्दर आप देखेंगे इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। और स्पेशली अभी कूनो नेशनल पार्क में हमने वापस से रीस्टैब्लिश किया है, चीता को हम लेके आए हैं। तो ये न्यूज में भी था, तो आप ध्यान दे सकते हैं। और इंडिया में गिर फॉरेस्ट बहुत फेमस है जो लायंस के लिए है, टाइगर के लिए और भी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, लेपर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है। तो आप देखेंगे एक पूरा मैप और लिस्ट होगा हमारे पास। तो हिमालयन रीजन में खास करके लद्दाख से लेके आप हिमाचल, अरुणाचल, ऊपर सिक्किम में, आपको इन एरियाज में बहुत सारे ब्लू शीप, टिबेटन एंटीलोप और भी कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जैसे कि याक होता है, आइबेक्स होता है, स्नो लेपर्ड होता है, ये देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी बायोक्लाइमेट। फर्दर आप देखें कि हमारे मैप पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी की बात की गई है। तो इसको भी आप डिमार्केट कर सकते हैं, मैप प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं। तो दच्छगाम फेमस है जम्मू एंड कश्मीर एरिया में, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर राजा जी, जिम कॉर्बेट आप उत्तराखंड में देख सकते हैं, दूधवा यहाँ पे यूपी में। कुछ नहीं भी दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक कम से कम दिए गए हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, केवला देव बहुत फेमस है बर्ड सेंचुरी के लिए, रणथंबोर टाइगर पार्क टाइगर रिजर्व है, शिवपुरी है, चंद्रप्रभा है, गोरुमारा है, काजीरंगा है, यहाँ नामदाफा भी है जो कि यहाँ लिस्ट में नहीं दिखेगा आपको लेकिन है, मानस है। फर्दर आप आएंगे तो यहाँ राजगीर है, सिमलीपाल है, चंडका है, दंपारा है। उसके बाद इधर आ जाए तो कान्हा है, तडोबा है, संजय गांधी, कंवल, पोचारम है। फर्दर आप आएंगे तो गिंडी है, उसके बाद आप देखेंगे रंगनाथिट्टू है, बंदीपुर है, मुदुमलाई है, पेरियार है। तो ये जो नेम्स हैं, ये कुछ नेम्स आप याद रख सकते हैं मैप मार्किंग करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यही बात को बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है वैरायटीज के बारे में, और यहाँ पे कुछ खास चीजें दी गई हैं। इसमें है जो स्पीसीज को जो थ्रेट है उसकी बात की गई है। तो स्पीसीज को थ्रेट मेनली हंटर्स और पोचर से रहा है, हमेशा से कमर्शियल यूजर से रहा है। और आजकल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है अलोंग विद क्लाइमेट चेंज। तो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा इंबैलेंस देखने को मिल रहा है। तो फौना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है। तो हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। अगर आप देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का मैप, तो उसमें आपको सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, उसके बाद ये अमरकंटक वाला एरिया, ये सारे आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स पे लिस्टेड है, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग दी गई है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है।
टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सारे कैंपेन्स चलाए गए हैं इंडिया में। तो ये सारी जो बातें हैं ये यहाँ पे दी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज के लिए भी दिया गया है यहाँ पे, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व का लिस्ट भी दिया गया है, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बोटेनिकल गार्डन सेटअप हुए हैं कंट्री में 1992 ऑनवर्ड्स। फर्दर आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एंड 101 नेशनल पार्क और 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जूलॉजिकल गार्डन्स जो है ये नेचुरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पे की गई है ये सारे के सारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड की गई है। ये जो ओवरऑल समरी है इस चीज का ये है कि वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन ये दोनों हमारे बायोडायवर्सिटी का पार्ट है, और इनका लिंकेज हमारे फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी से भी है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो इन सब बातों को जोड़ के देखने की जरूरत है, और आज की दुनिया में प्रॉब्लम्स जो है और उनकी क्या सॉल्यूशंस होंगी ये बात करने की भी जरूरत है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्रेस लाइक फॉर अस, और इस वीडियो को बाकियों से भी शेयर कीजिए, और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को भेजिए हमारे वीडियोस। और फर्दर हम इसका अगला चैप्टर जो है वो लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।